Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today in this video we will start a new chapter from 8th class social science book. In this video we will do the summary of this chapter and also the back exercise of this chapter. So please watch this video till the end, and if you are new on my channel and you haven't subscribed it yet, I request you to please subscribe my channel, and for the latest update don't forget to press the bell icon. First of all, the name of the chapter is Establishment of East India Company. जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने कैसे हमारे इंडिया में अपनी जो जड़ें जमाई हैं उसके बारे में आपको इस चैप्टर में बिल्कुल ही डिटेल में बताया है। अगर आप चैप्टर अच्छे से स्टडी कर लेते हो तो आपको MCQ एंड फिलिंग द ब्लैंक्स एंड जो आपके ट्रू फॉल्स आते हैं वो आप इजीली ही कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आप चैप्टर को अच्छे से स्टडी करो क्योंकि आपको 15 मार्क्स के MCQ पेपर में आने हैं। ठीक है, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, मर्चेंटिज्म एंड द ट्रेड व्यापार। मर्चेंटिज्म मीन्स ट्रेडिंग। ठीक है, कैसे हमारे यहाँ ट्रेड का जो व्यापार हुआ, ट्रेड जो मतलब कि लड़ाई हुई है बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फोर जो मेन पार्टीज थी उस टाइम पे वो यूरोपियन थी, उनके बारे में। ठीक है, फ्रॉम द एशियन टाइम की बात करें, पुराने समय से ही जो इंडिया के यूरोपियन कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशन है, ट्रेड मतलब व्यापारिक रिलेशनशिप रहे हैं। ठीक है, देयर आर थ्री मेजर रूटीन मतलब कि रूट थे जो कि बिटवीन इंडिया एंड यूरोप थे, विच इज इन द 15th सेंचुरी टर्क्स एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल ओवर द वेस्ट एशिया एंड द साउथ एंड ईस्ट एशिया। ठीक है, टर्की के कारण क्या हो गया था, जो कंट्रोल हो गया था वेस्टर्न एशिया एंड साउथर्न एशियन यूरोपियन साउथर्न ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में हो गया था। ठीक है, तो यूरोपियन कंट्रीज ने फिर उसके बाद एक न्यू रूटीन फाइंड आउट करना स्टार्ट किया ताकि वो इंडिया में क्या कर सके, व्यापार कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वास्को डी गामा था, एक पोर्टुगीज कैप्टन था, वो कलिकट में जो कि इंडिया में पहुंचा है ऑन 27 मार्च 1498 में। इंस्पायर बाय दिस पोर्टुगीज है जो इंडिया ने मतलब कि जो दूसरे लोगों ने इंडिया के साथ अपना ट्रेड व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ ट्रेड का मतलब व्यापार होता है। ठीक है, नाउ ट्रेड वार्स। देखो, आफ्टर पोर्टुगीज के बाद हमारे यहाँ डच आए, ब्रिटिश आए एंड फ्रेंच आए। ठीक है, उन्होंने धीरे धीरे अपना जो रिलेशनशिप था इंडिया में मतलब कि सेटलमेंट करनी स्टार्ट कर दी। द रेस फॉर द ट्रेड। ठीक है, उनके बीच में हमेशा ट्रेड वार रहता था कि कौन सा इंडिया के साथ व्यापार करे। ठीक है, पोर्टुगीज पहले आए तो उन्होंने अपने जो सेटलमेंट्स कहाँ की, गोवा, डामन, सालसती, बासी, मुंबई, सैंटोम एंड हुगली। ठीक है, इन मेन जगहों में उन्होंने अपनी सेटलमेंट की। अगर हम डच की बात करें, उन्होंने अपनी सेटलमेंट की कोचीन, सूरत, नागापाटम, पुलिकट, चिनसूरा। एंड ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने अपनी जो सेटलमेंट की है सूरत, अहमदाबाद, ब्रोचस, आगरा, मुंबई एंड कलकत्ता। आफ्टर ब्रिटिशर फ्रेंचेस आए एंड फ्रेंचेस ने अपनी जो सेटलमेंट का मतलब उन्होंने अपनी जो जगह बनाई जहाँ पे वो रहे हैं, आके व्यापार किया, अपनी कॉलोनी एस्टैब्लिश की। तो उन्होंने अपनी कहाँ पे की, अगर हम फ्रेंच की बात करें तो उन्होंने पौंडीचेरी, चंद्रनगर एंड करले। विद द पासेज ऑफ टाइम है उनके बीच अंदरूनी स्ट्रगल होने लगी। ठीक है, इन दिस फॉर यूरोपियन पावर में कि कौन सी यूरोपियन पावर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए और इंडिया के साथ ज़्यादा व्यापार करे, जिसके कारण इनके बीच वॉर हुई है, थ्री कैनेटिक वॉर हुई है मतलब कि फॉर द पावर्स के लिए। और इन वॉर्स में मोस्टली किसकी मतलब कि विक्ट्री हुई है, ब्रिटिशर्स की। नाउ ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, जो ब्रिटिशर मर्चेंट है उन्होंने अपने नाम को क्या, अपना ग्रुप बनाया जिसका उन्होंने नाम रखा मर्चेंट एडवेंचर। ठीक है, वो इंडिया में उन्होंने ट्रेड कब एस्टैब्लिश किया, ट्रेड कब किया, 31 दिसंबर 1600 AD। ठीक है, तो ब्रिटिश की जो क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने ट्रेड प्रिविलेजेस का मतलब है एक विशेष अधिकार दे दिया उन्हें इंडिया के साथ 15 साल व्यापार करने के लिए। इन 1618 AD द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, की जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे जिनका नाम था सर थॉमस रो, वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन गए थे क्योंकि उन्होंने जो ट्रेड था इंडिया के साथ मतलब कि विद द हेल्प ऑफ जहांगीर उन्होंने क्या कर दिया था, ट्रेड सिक्योर कर दिया था।
ठीक है। द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड देयर ट्रेड सेटलमेंट, ब्रिटिशर्स ने, हमने ऊपर भी पढ़ा था, ब्रिटिशर्स ने अपनी जो ट्रेड सेटलमेंट वो कहाँ से स्टार्ट की है, सूरत से, अहमदाबाद से, ब्रोच एंड आगरा से। उसके बाद वो ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने अपना कब्जा जमाया है। इन 1614 AD जो ब्रिटिशर्स ने अपनी सेटलमेंट की है मद्रास में, इन 1619 में ब्रिटिशर्स ने अपनी सेटलमेंट की है कोलकाता में। तो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उन्होंने अपनी फ्री ट्रेड प्रिविलेज मींस अधिकार, विशेषाधिकार दिया मुगल एम्पायर का, जिसमें उन्होंने 3000 एनुअली साल में उसे देते थे इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में। ठीक है। ब्रिटिश ने इंपोर्ट, आयात करना स्टार्ट कर दिया इंडिया से लीड, मर्करी एंड क्लॉथ, एंड इंपोर्ट करने, एक्सपोर्ट करने लगे इंडिया से इंडिया के कॉटन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, श्रृंगार, ठीक है, स्पाइसेस, इंडिगो एंड ओपियम। ठीक है। ग्रेजुअली है जो इंडिया ने, ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया के अंदरूनी मामले थे उनमें इंटरफेरेंस देना स्टार्ट कर दिया और इंडिया में उन्होंने अपना बहुत ही ज़्यादा कब्जा जमा लिया। ठीक है। इसके बारे में तो हम सभी को पता है। देन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1644 AD, जो फ्रेंच ने भी अपनी ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे एस्टैब्लिश की। ठीक है। उन्होंने कहाँ एस्टैब्लिश किया, चंदेर नगर, माही एंड कारिकल। ठीक है। अंडर द लीडरशिप, वो किसके लीडरशिप में उन्होंने एस्टैब्लिश किया, गवर्नर डूमा एंड डुप्लिक्स, जो कि फ्रेंच कंपनी में मतलब कि प्रोग्रेस के लिए काम करते थे। टू स्टॉप द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच, तो ब्रिटिशर्स ने उनके साथ क्या करी है, लड़ाई की है। ठीक है। एंग्लो फ्रेंच रेवली, रेवली मीन्स जो आपस में क्या होते हैं, लड़ाई करने वाले होते हैं, एनिमी होते हैं। ठीक है। टू एस्टैब्लिश देयर सुपरमेसी मीन्स अपना ज़्यादा अधिकार को, अपना ज़्यादा अधिकार बढ़ाने के लिए ओवर द ट्रेड एंड पॉलिटिकल, जो उस किनके बीच स्ट्रगल हुई है, फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स के बीच। इन यूरोप द फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स भी मतलब कि राइवल्स थे। ठीक है। देयर स्ट्रगल्स के कारण उनके बीच 3 काइनेटिक वार हुई है और तीनों काइनेटिक वार में मोस्टली ब्रिटिशर्स की ही जीत हुई है और उसके बारे में हम नीचे अब डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, जो फर्स्ट काइनेटिक वार हुई है बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच हुई है 1746 से लेके 48 AD तक। इन 1740 AD में क्वेश्चन हो गया था कि द क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिसके कारण जो वॉर हुई थी किसके बिटवीन हुई थी, ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच के बीच में इन यूरोप। एज अ रिजल्ट है उनकी जो फर्स्ट कर्नेटिक वॉर हुई थी इंडिया में अपना जो ट्रेड पावर को कंट्रोल करने के लिए। इन 1746 AD में जो इंडिया में जो फ्रेंच गवर्नर थे डुप्लिक्स, उन्होंने मद्रास को ऑक्युपाइड कर लिया। ऑक्युपाइड का मतलब मद्रास में कब्जा जमा के वहाँ पे उन्होंने अपनी सेटलमेंट कर दी। ठीक है। और जो ब्रिटिश ने इस सिचुएशन को, ब्रिटिश विच वाज सिचुएटेड इन कार्नेटिक साइड, द नवाब ऑफ कार्नेटिक अनूल उद्दीन, उन्होंने मतलब कि फ्रेंच से, मतलब कि जो फ्रेंच लोगों से या फ्रेंच पीपल से कहा कि वो रिटर्न हो, मतलब कि वापस चले जाए मद्रास। ठीक है। बट जो फ्रेंच पीपल से उन्होंने ऐसा करने से बिल्कुल ही मना कर दिया, बिकॉज द ब्रिटिशर क्या करना चाहते थे, पौंडीचेरी पे अपना कब्जा जमाना चाहते थे, बट वो उसमें कब्जा जमाने से क्या हुए थे, अनसक्सेसफुल हुए थे। एज सुन एज द ऑस्ट्रेलियन वार इन यूरोप एंडेड, कि जो ऑस्ट्रेलियन वार थी यूरोप में जो खत्म हुई थी, द वार इन द इंडिया भी खत्म हो गई थी। अब है सेकेंड कर्नेटिक वार, क्योंकि फर्स्ट कर्नेटिक वार के कोई नतीजे नहीं निकले थे, इसलिए सेकेंड जो कर्नेटिक वार हुई थी वो हुई थी। After the first Carnatic War, the French and the Britishers helped each other. उन्होंने एक दूसरे की हेल्प की ताकि वो कर्नाटक एंड हैदराबाद में अपना कब्जा जमा सके। ठीक है। कर्नाटक एंड हैदराबाद के कब्जे के कारण ही उनके बीच क्या हुई है, सेकेंड वॉर हुई है। इस 1748 AD में जो आसिफ शाह थे, जो कि नाजिम थे हैदराबाद के, उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ठीक है। वॉर ऑफ सक्सेशन मीन उनके बाद उनका कौन उत्तराधिकारी बनेगा, कौन उनकी गद्दी को संभालेगा, वो उनके बेटे में, जिनका नाम था नासिर जंग, और उनके जो ग्रैंडसन थे मुजफ्फर जंग, उनके बीच क्या हो गई थी, वॉर ऑफ सक्सेशन मीन्स उत्तराधिकारी की वॉर स्टार्ट हो गई थी। इन दिस वॉर है जो ब्रिटिशर्स ने नासिर जंग की हेल्प की थी और फ्रेंच ने किसकी हेल्प की थी, मुजफ्फर जंग में। इन दिस वे
जो चंदा साहिब थे विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच वो क्या बन गए थे, कर्नाटक के नवाब बन गए थे। ठीक है, इन 1751 ईडी व्हेन द मुजफ्फर जंग, जब उनकी मृत्यु हो गई थी, देन फ्रेंच मेड सलबत जंग द नवाब ऑफ हैदराबाद। ठीक है, इसमें आपको देखो नाम बोल जाता है कि पहले वो थे, उनके बाद उनकी डेथ हुई थी, उनके डेथ के बाद उनकी हुई है, और कैसे उन्होंने जो ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच ने उस सिचुएशन का मतलब कि सक्सेशन का कितना ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। ठीक है, ही गेव सम टेरिटरी, कुछ एक अधिक मतलब कि क्षेत्र उन्होंने दे दिए थे फ्रेंच ऑफ द नॉर्थन स्टार टू द फ्रेंच, क्योंकि नवाब उसे नवाब का मतलब कि हैदराबाद का नवाब बना दिया था, इसीलिए उन्होंने फ्रेंच को कुछ टेरिटरी दे दी थी नॉर्थन की। ड्यूरिंग दिस टाइम है जो रॉबर्ट सैल्वी थे, जो कि ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने जो कर्नाटक है, देखो कर्नाटक एक प्लेस है जो कि साउथर्न इंडिया पार्ट में है हमारे इंडिया के। ठीक है, और ये टेरिटरी है इंडिया की। ठीक है, जो कैपिटल थे ड्यूरिंग दिस टाइम जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने जो कर्नाटक थे उसकी कैपिटल पे अटैक कर दिया था। चंदा साहिब थे उसमें मारे गए थे, एंड जो मोहम्मद अली को वहाँ का क्या बना दिया था, नवाब बना दिया था। ठीक है, थर्ड कैनेटिक वार है वो हुई थी इन 1756 एडी, जो कि 7 ईयर वाज ब्रोक आउट इन द यूरोप बिटवीन द इंग्लैंड एंड फ्रांस। देयर फॉर इंडिया टू मतलब कि जो वॉर थी वो पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी, इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में, उसके बाद वो जो वॉर हुई थी इंडिया में भी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, जो फ्रांस गवर्नमेंट थी उन्होंने काउंट डी ले को इंडिया में भेजा था, ताकि जो ब्रिटिश की पावर है इंडिया में उसे क्या कर सके, ख़त्म कर सके, बट वो उसे करने में क्या हुआ था, असफल हुआ था। इन 1763 एडी एक टेरिटरी ऑफ पेरिस वाज साइन, ट्रीटी मतलब एक संधि पास हुई थी जो कि बिटवीन हुई थी ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच के बीच में इन यूरोप में। ठीक है, एज अ रिजल्ट है जो वॉर थी वो क्या हुई थी बिटवीन इंडिया एंड वाज गोइंग ऑन इन इंडिया, वो क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, वो उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या हुई थी, जो सेटलमेंट ऑफ पौंडीचेरी एंड माही वो किसे दे दी गई थी, फ्रेंच को दे दी गई थी, बट दे वर नॉट अलाउड द फोर्टिफिकेशन ऑफ दिस सेटलमेंट्स। ठीक है, दे कुड ओनली ट्रेड, ना वो सिर्फ ट्रेड कर सकते थे, इसके अलावा वहाँ पे वो कुछ और नहीं कर सकते थे। सो इन दिस वे जो फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस था इंडिया में वो क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था, और ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस था वो डे बाई डे क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बाय द ब्रिटिशर, कि कैसे बंगाल पे ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा किया है, विजय की है। द ब्रिटिशर्स वर ट्रेडिंग विद द बंगाल फॉर द लॉन्ग टाइम। इन 1778 ई जो मुगल एम्पायर थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को प्रिविलेज दी थी, विशेष अधिकार दे दिया था कि वो बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से वो फ्री ट्रेड कर सकते हैं, बट उन्हें उस ट्रेड करने के लिए उन्हें 3,000 हर साल देना पड़ता था, बट दे वर नॉट पेइंग द टैक्स, नॉट पेइंग एनी टैक्स ऑन देयर प्रिविलेज ट्रेड, बट वो जो व्यापार कर रहे थे उन्हें उस पर कोई टैक्स नहीं पे कर रहे थे। ठीक है, देन सीरज उद दुल्हा कुड नॉट टॉलरेट दी। ठीक है, उन्हें इस बात का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ, क्योंकि उन्होंने फ्री में ट्रेड करने को कहा था और सिर्फ 3,000 ही पे करने को कहा था साल का, और ब्रिटिशर उसके बजाय ना तो वो टैक्स पे कर रहे थे, इसलिए सीरज उद्दौला को इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा लगा, बिकॉज इट वाज अ ग्रेट लॉस टू द स्टेट ट्रेजरी, क्योंकि वो स्टेट के खजाने में बहुत ही ज़्यादा उससे क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। इन 1756 एडी तो सीरज उद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस टाइम में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ब्रिटिशर एंड फ्रेंच ने क्या किया, बंगाल में अपना कब्जा स्टार्ट करना, मतलब कि कोलकाता में पहले उन्होंने अपना कब्जा स्टार्ट करना स्टार्ट किया। सीरज उद्दौला ने इस बात को भी नहीं टॉलरेट कर पाए, सो उन्होंने ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच को स्टॉप किया, मतलब कि उन्हें कब्जा करने से रोकने की कोशिश की। ठीक है, द ब्रिटिश रिफ्यूज टू स्टेप इन बट द फ्रेंच एक्सेप्टेड द टर्म्स ऑफ सीरज उद्दौला। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स ने वो उनकी जो भी रखी होंगी शर्तें, उन्होंने स्टेप नहीं किया था, बट जो फ्रेंच लोग थे, फ्रेंच गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो सीरज उद्दौला के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थे उन्हें क्या कर दिया था, एक्सेप्ट कर दिया था। फ्रेंच एक्सेप्टेड द टर्म्स ऑफ सीरज उद्दौला, और ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, रिफ्यूज किया था। बाय गेटिंग ओवर दिस सीरज उद्दौला
सिराजुद्दौला ने आर्मी विद द हेल्प ऑफ हिज आर्मी उन्होंने ब्रिटिशर्स की जो सेटलमेंट थी उसमें अपना कब्जा उठा लिया था। आफ्टर द सम टाइम में जो ब्रिटिशर्स ने अगेन उस पे मतलब कि कलकत्ता पे अपना कब्जा कर लिया था और सिराजुद्दौला गॉट एंग्रीड एंड मूव फॉरवर्ड टू टर्न द ब्रिटिशर्स आउट ऑफ द कलकत्ता। सिराजुद्दौला को इसका बहुत ज़्यादा गुस्सा लगा और उन्होंने ये ठाने कि अब वो ब्रिटिशर्स को कोलकाता से बाहर निकालेंगे। सिविक डिफेक्टेड द फोर्स ऑफ सिराजुद्दौला। जो सिविक था उन्होंने जो सिराजुद्दौला की जो फोर्स थी, जो मतलब की आर्मी थी, उन्हें क्या कर देता हरा दिया था। और उन्होंने फिर उसके बाद जो सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स के साथ एक संधि साइन कर दी। अकॉर्डिंग टू दिस जो ब्रिटिशर्स रिमूव कर सकते हैं सिराजुद्दौला को फ्रॉम द थ्रोन विच बिकम द कॉजेज ऑफ बैटल ऑफ पैलसी, जिसके कारण जो बैटल ऑफ पैलसी थी वो इसका मेन कारण रही है। ठीक है, बैटल ऑफ पैलसी जो कि 1757 एडी में हुई थी, ये किसके बिटवीन हुई थी? सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी ऑन 23 जून 1757 एडी में एट द नेम। ठीक है, प्लेस का नाम था पैलसी। उस प्लेस में ये लड़ाई हुई है। रॉबर्ट स्लेविक उन्होंने जो ब्रिटिश फोर्स की क्या लिया, लीड लिया, कैप्टन बने हैं उन्होंने। मीर जाफर एंड राय दुलाब हु वर लीडिंग द मेजर आर्मी ऑफ नवाब आर्मी डिडंट पार्टिसिपेट इन द बैटल। ठीक है, जो मीर जाफर थे एंड राय दुलाला जो कि सिराजुद्दौला के मेन आर्मी लीडर थे, बट उस वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था बिकॉज दिस ट्रेटर हैज अ कॉन्स्पिरेसी बिटवीन द नवाब विद द ब्रिटिश। वो ट्रेटर से, ट्रेटर का मतलब क्या होता है? ठीक है, वो गद्दार थे। तो नवाब विद द हेल्प विद हिज आर्मी उन्होंने बहुत ही ब्रेवली से, मतलब कि बहुत ही दृढ़ता से, बहादुरी से, ठीक है, ब्रिटिशर्स का सामना किया। बट वो इसमें क्या हुए थे? डिफीट हुए थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने उन्हें मतलब कि कैदी बना दिया था और लेटर और उन्हें मार दिया था। सिविल पुट द मीर जाफी को थ्रोन ऑफ बंगाल, मतलब कि उसे बंगाल का राजा बना दिया था। ही वॉज जस्ट लाइक पपेट, मतलब कि पपेट था ब्रिटिशर्स की। जो पपेट का मतलब जो कि किसी की मतलब कि कहने पे ही काम करता है। द रियल पावर किसके हैंड में थी? ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के हैंड में थे। बट ब्रिटिशर फिर भी इस बात से हैप्पी नहीं थे। उन्होंने मीर जाफर को उस मतलब कि थ्रोन से निकाल के मीर कासिम को थ्रोन पे क्या बना दिया था? मतलब कि थ्रोन पे रख दिया था। आफ्टर बिकमिंग द नवाब, मीर कासिम ट्राइंग टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिशर। ही मेड मुगल, उन्होंने मुंगर को अपनी कैपिटल बना दी थी और रिमूव कर दिया था। ही रिमूव दोस ऑफिसर, जो उन्होंने अपने में जो भी ऑफिसर्स थे जो कि ब्रिटिशर्स के लॉयर थे, उन्हें अपनी मतलब कि ऑफिस से निकाल दिया था। टू गिव दिस सोल्जर ट्रेनिंग इन द मॉडर्न टेक्निक ऑफ वॉर। ठीक है, अपने सोल्जर्स को मॉडर्न टेक्निक में, आधुनिक टेक्निक ऑफ वॉर की ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने यूरोपियन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था। ही रिमूव द टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन द ट्रेड वेरिस सो डैट द इंडियन एंड ब्रिटिशर्स के बीच में ट्रेड हो बिल्कुल ही विदाउट किसी एनी भेदभाव के। द ब्रिटिशर्स सफ़र लॉस, बट जिसके कारण जो ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था और उन्होंने जो वॉर थी अगेंस्ट नवाब डिक्लेयर कर दी थी। द ब्रिटिशर बिसाइड द नवाब इन कठवा इन 1768 एडी एंड डिफीटेड इन सूती एंड उदिनवाला प्लेस। जो ठीक है, जो मीर कासिम था वो मतलब कि भाग गया था अवध को फ्रॉम द बंगाल। दैन बैटल ऑफ बुक्सर, ठीक है, ये कब हुई थी? 1746 एडी में हुई थी। मीर कासिम ने डिमांड की थी नवाब ऑफ अवध से हेल्प की, मिलिट्री हेल्प की थी कि ताकि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या कर सके? लड़ाई कर सके। एट दैट टाइम में मुगल एम्पीयर शाह आलम सेकंड वाज आल्सो इन अवध। द आर्मी ऑफ मीर कासिम एंड सिराजुद्दौला एंड शाह आलम वो रीच हुए बॉक्सर, मतलब कि प्लेस का नाम है, वहाँ वो पहुंचे। ऑन द अनदर हैंड मेजर मुनरो वो भी अपनी आर्मी को लेके वहाँ पे पहुंचे। ऑन 23 अक्टूबर 1764 एडी में बहुत ही ज़्यादा भयंकर लड़ाई हुई। इन उस बैटल में ब्रिटिशर्स की मतलब की जीत हुई। उन्होंने मीर उद्दौला एंड साइम आलम के साथ एक ट्रीटी की है और मीर आसिम फिर वहाँ से भाग उठा बैटल से। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई अगेन ब्रिटिशर्स से एंड सिराजुद्दौला शाह आलम को 1765 एडी में हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी जो मतलब कि उन्हें 50 लाख रुपए हर साल दिए जाते थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स को फिर से पावर होगी कि वो फ्री ट्रेड कर सके।
ठीक है। द मुगल एम्पायर शाह आलम को 26 लाख पर ईयर उन्हें क्या मिलती थी, पेंशन देती थी। द एरिया ऑफ केरा एंड इलाहाबाद वर टेकन फ्रॉम द नवाब ऑफ अवध, और किसे दे दिया गया था, शाह आलम को दे दिया था। एंड शाह आलम ने उन्हें किसे दे दिया था, ब्रिटिशर्स को दे दिया था। ठीक है। अब डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था बंगाल का। डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन द बंगाल, दोहरा प्रशासन, ठीक है, वो बंगाल में हुआ था। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ बैसली एंड बक्सर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रूलर बन गए थे बंगाल के। जो मिलिट्री एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट था उनके कंट्रोल में था। नवाब को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, और ब्रिटिशर्स ने 2 डिप्टी नवाब नेम्ड मोहम्मद राजत खां और सितब राय को अपॉइंट किया था। इन 1772 एडी में जो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन था वो ख़त्म कर दिया था, एंड डायरेक्ट कंट्रोल किसके पास मिल गया था, सारा ब्रिटिशर्स के पास। ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, अब कैसे जो ब्रिटिश एम्पायर है वो कैसे बंगाल से, सूरत से, इलाहाबाद से होते हुए कैसे ऑल ओवर इंडिया में फैला है। ठीक है। एक्सपेंशन थ्रू वॉर एंड डिप्लोमेसी, कैसे उन्होंने वॉर के थ्रू और कूटनीति के थ्रू कैसे उन्होंने हमारे इंडिया पे अपना कब्जा करवाया है। अंडर द लॉर्ड सिविल, वारन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस एंड सर जॉन शॉ द ब्रिटिश एम्पायर वाज फाउंडेड, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट की थी। बट इन दी टाइम तो जो 3 गवर्नर जनरल थे ऑफ कंपनी, लॉर्ड वेस्ले, लॉर्ड हेस्टिंग एंड लॉर्ड डलहौजी ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी ब्रिटिशर्स का एम्पायर को एक्सटेंड करने में। ठीक है। एक्सपेंशन थ्रू सब्सिडी अलायंस, सब्सिडी में जैसे उन्होंने संधि की थी उसके हेल्प से वो कैसे उन्होंने इंडिया पे अपना कब्जा जमाया है। लॉर्ड वेल्सली इंट्रोड्यूस द सब्सिडी अलायंस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी नजीम ऑफ हैदराबाद एंड नवाब ऑफ अवध एंड मैनी नेटिव रूलर्स के साथ। दिस ट्रीटी एक टाइप का आर्ग्यूमेंट था, और ब्रिटिशर ये इसलिए ताकि ब्रिटिशर संधि क्यों करना चाहते थे, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है। उनके मेन इसमें क्या पॉइंट थे कि जो ब्रिटिशर्स को एक्सटर्नल अफेयर पे कंट्रोल मिल गया था। ठीक है। और ब्रिटिशर्स का जो रूल था, द रूलर ऑफ द स्टेट को ब्रिटिशर्स का एक रेजिडेंट रखना पड़ता था, एंड द स्टेट रूलर ऑफ द स्टेट वाज नॉट अलाउड टू हैव रिलेशनशिप विद एनी फॉरेन, कि ब्रिटिशर्स के अलावा वो किसी और के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रख सकते थे, और स्टेट को भी किसी और के साथ मतलब किसी और के साथ वॉर नहीं कर सकते थे विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर। या अगर उन्होंने किसी स्टेट के साथ वॉर करनी या किसी के साथ वॉर करनी तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें पहले ब्रिटिशर्स से क्या लेनी पड़ती थी, परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्सपेंशन थ्रू वॉर, जिसमें कि एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू सुल्तान जी के साथ जो वॉर हुई है उसके बारे में है। इन 1761 ईडी में जो हैदर अली थे उन्होंने क्या किया, मैसूर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया। टू क्रश द पावर ऑफ हैदर अली, जो ब्रिटिशर्स ने 1766 ईडी में एक संधि किया मराठा एंड नाजीम ने। सो इन 1767 टू 1769 ईडी में जो फर्स्ट मैसूर वॉर हुई है बिटवीन द हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच, बस उस वॉर में जो हैदर अली थी उनकी क्या हुई थी, विक्ट्री हुई थी। ठीक है। जो अगेन था ब्रिटिशर्स ने उनको क्या किया, उनके साथ एक अगेन संधि की है। अकॉर्डिंग टू दिस संधि उन्होंने हेल्प की, उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि वो हेल्प करेंगे हैदर अली को अगेंस्ट द मद्रास, मतलब कि मराठा के अगेंस्ट। बट इन 1771 एडी जब मराठा ने हैदर अली पे अटैक किया, ब्रिटिशर्स ने उनकी कोई हेल्प नहीं की। On the another hand, they joined hand with Hyder Ali enemy, that is Marathas and Nazim of Hyderabad. हैदर अली को इस बात का बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाए, इसी के कारण सेकंड मैसूर वॉर हुई थी, जो कि ब्रिटिशर्स एंड मतलब कि हैदर अली के बीच हुई थी। बट इस वॉर में हैदर अली मारे गए थे सॉरी। द नेक्स्ट इज टिप्पू सुल्तान। आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली, टिप्पू सुल्तान को नया सुल्तान बना दिया था मैसूर का। एट दैट सेकंड बैटल ऑफ मैसूर, जो कि किसके बिटवीन हुई थी, ब्रिटिशर्स के बिटवीन हुई थी एंड हैदर अली हुई थी। ठीक है। जो टिप्पू सुल्तान ने ये बैटल को कंटिन्यू किया, बट ब्रिटिशर्स ने उसे फोर्स किया कि वो उसके साथ एक संधि करे। आफ्टर दिस 1799 एडी ब्रिटिशर्स ने अगेन मैसूर पे अटैक किया,
और जो टिप्पू सुल्तान थे उनकी उस बैटल में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ते हुए उस बैटल में उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। और ब्रिटिशर्स ने बहुत ही ज़्यादा एरिया था मैसूर का, उससे अपना कब्जा कर दिया था और रेस्ट ऑफ एरिया के शवराय को दे दिया था। ही एक्सेप्टेड द टर्म्स ऑफ सब्सिडी अलायंस, उसने जो भी सब्सिडी अलायंस है उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी उसे एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है। नाउ इन एंग्लो मराठा वार 1775 एडी टू 1888 एडी में जो हुई थी मराठास के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में, इन 1808 एडी जो लॉर्ड वैली ने उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी पेशवारा बाजी सेकंड के साथ, ताकि जो मराठा के जो पावर को वो क्या कर सके, ख़त्म कर सके। इन 1802 एडी में जो मराठा चीफ थे बॉन्सले, वो डिफीटेड हुए थे इन सेकंड ब्रिटिश मराठी वॉर में। ठीक है। इन 1803 एडी में उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी ऑफ देवगो विद द ब्रिटिशर्स, दे गोट द एरिया ऑफ कटकट एंड बलसोर। ठीक है। इन दिस बैटल है जो अगेन थे, जो ब्रिटिशर्स थे डिफीट किया थे मराठा के चीफ सिंधन को, और अगेन उन्होंने ट्रीटी का मतलब एक संधि साइन की थी। सो उन्होंने बहुत सारे एरिया जो कि अहमदगढ़ था, ब्रोच का था, और एरिया बिटवीन गंगा एंड यमुना उन्होंने कैप्चर कर दिया था। नाउ नेक्स्ट इज एंग्लो गोरखा वॉर। ठीक है। 1844 से 1866 एडी में हुई थी। ओरखा ऑक्युपाइड सम ब्रिटिश टेरिटरी, और गोरखास ने बहुत ही सारे एरिया या कुछ एरिया जो ब्रिटिश के उन पे अपना कब्जा कर लिया था। सो लॉर्ड हैडिंग ने अंडर द ऑक्ट्रॉय उन्होंने एक आर्मी सेंड की अगेंस्ट द गोरखा, और गोरखा उस आर्मी में उस लड़ाई में डिफीटेड हुए थे एंड गोरखा को बहुत सारे एरिया दे दिए गए थे। एंड नेपाल गवर्नमेंट ने ब्रिटिशर्स को रेजिडेंट था जो ब्रिटिशर्स रेजिडेंट इन काठमांडू एक्सेप्ट कर लिया था। तो अनेक्स द अदर स्टेट, कैसे दूसरे स्टेट में कब्जा किया है ड्यूरिंग द लॉर्ड हैस्टिंग 19 प्रिंसली मीन जो कि जिसमें राजा राज करते थे, ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान एक्सेप्टेड द ब्रिटिश सॉवरेनिटी, ब्रिटिश का कंट्रोल उन्होंने एक्सेप्ट किया था। अमंग दैम द इम्पोर्टेंट वर्ड जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। इन दिस वे लॉर्ड हैस्टिंग ने जो ब्रिटिश एम्पायर था उन्हें एक्सटेंड करने में हेल्प की थी। ठीक है। नाउ इन्होंने आपको बताया कैसे कैसे उन्होंने एक्सटेंड किया है, कि इन्होंने किस टाइम पे क्या हेल्प की है। देन एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अंडर लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। टू एक्सटेंड द ब्रिटिश एम्पायर लॉर्ड डलहौजी ने डिफरेंट मेथड अडैप्ट किए। बाय विक्ट्री लड़के, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी लेके, ऑन द बेसिस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन करके, बाय डिसकंटिन्यू टाइटल एंड पेंशन। ठीक है। एक्सपेंशन थ्रू वॉर, इन मतलब कि कैसे लड़ाई करके उन्होंने अपना कंट्रोल किया है। ठीक है। इसमें बताया इन 1848 लॉर्ड डलहौजी ने गवर्नर जनरल को टेकिंग एडवांटेज किया लाइवली ऑफ मोलराज एंड चेतर सिंह, मतलब कि वॉर हुई थी जिसमें ब्रिटिशर्स की विक्ट्री हुई थी। इन 1580 में लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पे अटैक किया और उसे अपने एम्पायर में कब्जा कर दिया। इन 1852 एडी में उन्होंने प्रोम एंड पोंगी पे अटैक किया और उसे अपने एरिया में अपने एम्पायर में कब्जा कर दिया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, देखो ये सिंपल है। इस पॉलिसी के अंडर ये था कि अगर कोई राजा है उसका कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो वो उसका जो मेन कंट्रोल किसके पास चले जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चल जाता था। ठीक है। उन्हें ना तो कोई सन अडॉप्ट करने की परमिशन दी जाती थी, जिसके कारण जो लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे एरिया छतरपुर, संबलपुर, उदयपुर और झांसी अपने एम्पायर में कब्जा कर दिया था। एनेक्सेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन ना करके उन्होंने अवध को अपने कंट्रोल में किया। टाइटल्स जो दिए जाते थे और पेंशन ख़त्म करके उन्होंने बहुत सारे एरिया लाइक कर्नाटक, पूनम एंड तंजौर एंड सूरत को अपने कब्जे में किया। ये था आपका चैप्टर। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते हैं। हु वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज, कौन सा फर्स्ट पोर्टुगीज था जो इंडिया आया था, उसका नाम था वास्को डी गामा। राइट डाउन द नेम ऑफ 4 पोर्टुगीज सेटलर्स, कि कहाँ पे जो पोर्टुगीज ने अपना कब्जा किया है, अपने मतलब कि अपना एरिया बनाया है, डेट इज गोवा, डामन, कोचिन, कलकत्ता एंड ड्यू। ठीक है। डच ने अपनी कॉलोनी कहाँ एस्टेब्लिश किया, डेट इज कोचिन, सूरत, मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम एंड पुलिकट। ठीक है। वैन एंड फ्रॉम विच मुगल एम्पायर द ब्रिटिशर्स ने प्रिविलेज दी थी फ्री ट्रेड की, उनका नाम क्या था, एम्पीरियर मुगल एम्पीरियर फरूख शरिया इन 1717 एडी में।
Among first two European company, the first Carnatic War was fought and who got victory? ठीक है, जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुई थी उसमें किसकी विक्ट्री हुई थी? ये बिटवीन हुई थी ब्रिटिशर एंड फ्रेंच के बीच में, और फ्रेंच पीपल इसमें विजय हुए थे। व्हेन एंड अमंग होम द बैटल ऑफ पेल्सी वाज फॉट। ठीक है, बैटल ऑफ पेल्सी ऑन 23 जून 1757 एडी में ब्रिटिशर्स और जो नवाब थे बंगाल के सिराज उद्दौला के बीच हुई थी। ठीक है, व्हेन एंड अमंग होम द बैटल ऑफ बॉक्सर वाज फाउट। बैटल ऑफ बॉक्सर किसके बिटवीन हुई थी? ब्रिटिशर एंड मीर कासिम, सिराजुद्दौला एंड शाह आलम सेकंड के बीच में। मेन इसमें ब्रिटिशर्स एंड बाकी वो एक पार्टी थी, उनके बीच क्या हुई थी? फॉट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस से कट है। एक्सप्लेन इन द ब्रीफ द विक्ट्री ऑफ बंगाल बाय द ब्रिटिशर्स। कैसे ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे अपना कब्जा किया उसके बारे में है अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो इंग्लिशर्स ने दो बैटल की थी नवाब ऑफ बंगाल के, ताकि वो बंगाल पे अपना कब्जा करवाए। दैट इज़ बैटल ऑफ पालसी एंड बैटल ऑफ बॉक्सर। जो बैटल ऑफ पालसी थी वो कि सिराजुद्दौला जो कि नवाब बंगाल के नवाब थे उस टाइम पे, उनके साथ हुई थी। ठीक है, इस मतलब कि अगर हमने अभी चैप्टर में पढ़ा है, इस वॉर में मोस्टली क्या हुआ था? सिराजुद्दौला की डिफीटेड हुए थे और मेन किसकी जीत हुई थी? ब्रिटिशर्स की हुई थी, और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। आफ्टर द सम टाइम मीर जाफर को निकाल के मीर कासिम को नवाब बना दिया था। बट आफ्टर द सम टाइम ब्रिटिशर टर्न अगेंस्ट हिम, कि वो इंग्लिश रूलर के अगेंस्ट हो गया था। इसके कारण एक बैटल हुई थी बिटवीन इंग्लिश एंड मीर कासिम के, जो कि बॉक्सर में हुई थी। और जो मीर कासिम था उस बैटल में हार गया था, और इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बंगाल पे अपना कब्जा कर दिया था। नाउ नेक्स्ट इज बैटल ऑफ पालसी, जो कि बैटल ऑफ पालसी थी अगेन है सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिशर्स के बीच हुई थी। ठीक है, ये मतलब कि जो नवाब थे वो ब्रिटिशर्स का जो बंगाल पे कब्जा था उनसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स फ्री ट्रेड करते थे। फ्री ट्रेड करने के कारण उनका जो बंगाल की जो स्टेट ट्रेजरी थी वो क्या हो रही थी? बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड हो रही थी, जिसके कारण उन्होंने उनके अगेंस्ट क्या हुई है? लड़ाई हुई है। ठीक है, हमने पूरा ये पढ़ लिया है। ठीक है, इसलिए इसे मैं अब आपको नहीं बताऊंगी कि चैप्टर में इसका पूरा डिटेल हमने करके हटे हैं। नाउ डुअल सिस्टम इन बंगाल। डुअल सिस्टम क्या था कि मतलब कि मेन कंट्रोल इसके अंडर किसका था? ब्रिटिशर्स का था, बट उन्होंने नवाब बना दिया था। नवाब उनका एज अ पपेट वर्क करता था। ठीक है, रॉबर्ट सिलफ ने न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम स्टार्ट किया बंगाल में, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। द वर्क ऑफ टैक्स कलेक्शन किसके हाथों में रहा? ब्रिटिशर्स के हाथ में। और जो नवाब को किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी? वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन रन करने की। अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी थी, उसे पे की जाती थी, मतलब कि वहाँ का राज्य करने की। सो एज 2 टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन सिस्टम है। इस 2 टाइप ऑफ सिस्टम को डुअल एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। बट जो रियल पावर किसके हैंड में थी? ब्रिटिशर्स के हैंड में थी, और जो नवाब था उनका एज अ पपेट वर्क करता था। व्हाट डू मीन बाय सब्सिडी अलायंस? ये आपको सिलेबस से कट है क्वेश्चन। ठीक है, पॉलिसी ऑफ लैब्स हमने पढ़ा ही था। पॉलिसी ऑफ लैब्स क्या होती थी कि अगर किसी भी राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसका जो कंट्रोल था किसके पास चले जाता था? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के पास था। ब्रिटिशर जो कोई भी राजा था वो ना तो कोई सन अडॉप्ट कर सकता था, ना ही किसी और को अपना उत्तराधिकारी बना सकता था। ठीक है, इस पॉलिसी का उन्होंने बहुत ज़्यादा लाभ उठाया, और ये पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की है। ठीक है, इस पॉलिसी का लाभ उठाते हुए उन्होंने बहुत सारे किंगडम थे अपने मतलब के कब्जे में ले लिए, जिसमें से थे नागपुर, झांसी, जैतपुर एंड सतारा। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स है आफ्टर द बैटल ऑफ डैश, अ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड अमंग द ब्रिटिशर्स, सिराजुद्दौला, शाह आलम इन 1765 एडी, बॉक्सर की बैटल के बाद। इन 1772 एडी डुअल एडमिनिस्ट्रेशन अबोलिश कर दिया था। लॉर्ड वेस्ले ने सब्सिडी अलायंस इंट्रोड्यूस किया था। नाउ टू एंड फार, फर्स्ट ऑफ ऑल वास्को द गामा कैप्टन, जो कि पोर्टुगीज कैप्टन था, वो कोलकाता में रीच हुआ था ऑन 27 मई 1498। ये सही है। द 2 कर्नाटिक वॉर वर फॉट बिटवीन 2 नहीं था, 3 कर्नाटिक वॉर है तो फॉल्स आएगा। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पल्सी मीर खास जाफर वाज द नवाब ऑफ बंगाल। नहीं, मीर जाफर नहीं था नवाब बंगाल का। ठीक है, विद दिस आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर पता चल गया होगा, और इसकी बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर भी आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।